नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपना तैयारी भी बोर्ड एग्जाम का बहुत ही बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज की इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि क्लास 10वीं का सामाजिक विज्ञान का 60 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे। क्या करेंगे कि 60 वैसे महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न अर्थात ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया है या पूछने की संभावना सबसे अधिक है। देखिए, ये एमसीक्यू 4 विकल्पों के साथ जैसे कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा था वैसे ही हम लोग करेंगे। तो क्लास को सबसे पहले शेयर कर दीजिए, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। तब हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। चलिए देखिए, हम लोग क्लास को शुरू करते हैं बिना देर किए। पहला नंबर क्वेश्चन आप लोग का यहाँ पर दिया हुआ है। और देखिए, क्लास शुरू करने से पहले मैं आप लोग को एक सूचना देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग ये सब पीडीएफ लेना चाहते हैं आप लोग और रोज़ शाम शाम को टेस्ट देना चाहते हैं तो आप लोग को हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ना होगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वहाँ से आप लोग सबसे पहले व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़िए। देखिए, यह प्रश्न पहला नंबर है। पहला नंबर प्रश्न देखिए, ये आप लोग का है कि जर्मनी का एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ था। जो जर्मनी का एकीकरण है वह किसके नेतृत्व में हुआ था। तो उत्तर यहीं पर देखिए, मैं उत्तर यहीं पर इसलिए दे दिया हूँ ताकि जब मैं आप लोगों को पीडीएफ दूँ तो आप लोगों को उत्तर देखने में कोई कठिनाई नहीं हो। आप लोग झट से यहीं आंसर देख लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। तो उससे मत घबराइएगा कि वीडियो में जो है उत्तर भी दिया हुआ है और प्रश्न भी पूछा जा रहा है। तो आप लोग केवल याद कीजिए, यह क्वेश्चन याद करना बेहद ही इम्पोर्टेंट है। पीडीएफ लेकर इसको याद कर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 20 मार्क इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी प्रश्नों में उत्तर इसी तरह दिया हुआ है, नीचे देखिए। उसके बाद देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। जो भारत छोड़ो आंदोलन है किस वर्ष शुरू हुआ था, तो 1942 में शुरू हुआ था। देखिए उत्तर कितना अच्छा से यहीं पर लिख दिया गया है। पीडीएफ ले लीजिएगा, सबसे पहले इसको याद कर लीजिएगा। और इसको किसने शुरू किया था, तो गांधी जी ने शुरू किए थे। गांधी जी शुरू किए थे और एक महत्वपूर्ण नारा भी दिए थे कि करो या मरो का नारा दिए थे, जो बहुत ही पॉपुलर हुआ है। और बोर्ड एग्जाम में अभी पूछता है कि करो और मरो का नारा किसने दिया था, तो गांधी जी ने दिया था। और कब दिया था, तो 1942 में दिया था। तो ये सब आप लोग याद रखिएगा, बेहद इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन आप लोग का है। तीसरा नंबर क्वेश्चन, सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। जो सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत है वो 1930 में हुई थी। 1930 में। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और किस यात्रा से हुई, तो दांडी यात्रा से हुई थी। दांडी यात्रा से। दांडी यात्रा कहाँ से शुरू हुआ था, तो साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था। और अंत कहाँ हुआ, तो समुद्र के तल पर जाकर अंत हुआ। और इसमें क्या बना था, तो नमक बना था, नमक। तो ये आप लोग याद रखिएगा, जो आप लोग के बोर्ड की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन आप लोग का है कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी जी है, महात्मा गांधी। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग पांचवा नंबर प्रश्न की ओर। देखिए, पांचवा नंबर प्रश्न ये आप लोग का कि होमरूल लीग के आंदोलन के संस्थापक कौन है। जो होमरूल लीग के आंदोलन है उसके संस्थापक कौन है। चलिए इसका ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, उसको हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। देखिए, गांधी जी, बाल गंगाधर तिलक, नेहरू तथा दादा भाई नौरोजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन आप लोग का है। भारत में सबसे अधिक कोयले किस राज्य में पाया जाता है। तो भारत में सबसे अधिक कोयला की बात की जाती है, झारखंड राज्य में पाया जाता है। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन आप लोग का है कि गंगा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है। गंगा नदी कहाँ से निकलती है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, गंगोत्री हो जाएगा। गंगा नदी हिमालय के गंगोत्री पर्वत से निकलती है। ये सब आप लोग को याद रहना चाहिए। देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। जो कर्क रेखा है वो भारत के 9 राज्यों से होकर गुजरती है। इन 9 राज्यों का नाम भी पूछ सकता है, तो वो अभी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो पूरी तरह भारत से बहती है। वह सबसे लंबी नदी कौन है जो पूरी तरह भारत में ही बहती है, तो गोदावरी नदी हो जाएगा। सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानसूनी हवाएं कब सक्रिय होती है। मानसूनी हवाएं जब कब सक्रिय होती है, ये सब देखिए, ये सब भूगोल का क्वेश्चन है। चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं हम लोग।
तो इसका राइट आंसर होगा जून और सितंबर में, जून और सितंबर में होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि यह प्रश्न पूछा नहीं गया, प्रश्न पूछा गया, क्वेश्चन बैंक खोलकर आप लोग देखिए। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? जो भारत का संविधान है वह कब लागू हुआ था? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। संविधान के निर्माता कौन है? तो B.R. अम्बेडकर हो जाएगा, B.R. अम्बेडकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का संविधान कितने अनुच्छेदों में विभाजित है? देखिए जो भारत का संविधान है वह कितने अनुच्छेद में विभाजित है? तो 395 अनुच्छेद में विभाजित है। और अनुसूची की बात की जाए तो 12 अनुसूची हो जाएगा। तो ये आप लोग संविधान के बारे में कुछ कुछ प्रश्न है जिसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है कि राज्यसभा का सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं वह 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है आप लोग भारत में राष्ट्रपति कैसे चुने जाते हैं? जो भारत में राष्ट्रपति वो निर्वाचन मंडल द्वारा ही चुने जाते हैं। भारत में राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल द्वारा चुने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगले प्रश्न है कि लोकतंत्र में सर्वोच्च शक्ति किसके पास है? जो लोकतंत्र में सबसे अधिक शक्ति होता है वह किसके पास होता है? चलिए जो सबसे शक्ति जनता के ही पास होता है। जनता जिसे चाहे उसे जिता भी सकती है और जिसे चाहे उसे हरा भी सकती है। तो सबसे ज़्यादा शक्ति किसके पास होता है? तो जनता के ही पास होता है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में गरीबी रेखा निर्धारण का आधार है। जो भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करने का आधार क्या है? तो आय है। आपका इनकम ही निर्भर करता है कि आप लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं या ऊपर है। अगर आपका आय अधिक है तो गरीबी रेखा के ऊपर है, अगर आपका आय कम है तो आप क्या हैं? गरीबी रेखा के नीचे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बेरोजगारी का अर्थ क्या होता है? बेरोजगारी का अर्थ क्या होता है? तो काम ना होना। अगर आप काम के आप योग्य हैं लेकिन आपको काम मिल ही नहीं रहा है तो वही क्या हो जाएगा? बेरोजगारी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे अधिक रोजगार किस क्षेत्र में मिलता है? जो भारत में कौन सा क्षेत्र है जिसमें सबसे अधिक रोजगार है? तो कृषि ही क्या है? तो सबसे अधिक रोजगार दिया हुआ है। भारत के कम से कम 75% लोग कृषि में ही हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मनरेगा योजना किससे संबंधित है? जो मनरेगा योजना है वह ग्रामीण रोजगारों से संबंधित है। मनरेगा क्या करता है कि साल में 100 दिन क्या करता है कि गांव के लोगों को काम देने का वादा करता है, लेकिन यह असफल है। क्यों असफल है? तो बिचौलियों के कारण यह असफल है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है 20 नंबर क्वेश्चन है कि सेवा क्षेत्र में कौन सा उदाहरण है? जो सेवा क्षेत्र में से कौन सा आता है? देखिए सेवा में कौन सा आएगा? शिक्षा आ जाएगा, बैंक आ जाएगा, ये सब क्या है? सेवा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब हुई? देखिए भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी 1959 में हुई थी। 1959 में इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते। देखिए आप लोग जब मैं अगले बार प्रश्न लूँगा तो यहाँ पर आंसर को नहीं रखूँगा, आंसर को मैं नहीं रखूँगा। PDF ये आप लोग को अच्छे से देने के लिए मैं यहाँ पर आंसर को रख दिया हूँ। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायत का प्रधान क्या कहलाता है? जो ग्राम पंचायत का प्रधान होता है वह सरपंच कहलाता है, सरपंच। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है कि लोकसभा के कुल कितने सदस्य होते हैं? तो लोकसभा में कुल 545 सदस्य होते हैं जिनमें 2 अनिर्वाचित होते हैं और क्या होते हैं जो 543 जो होते हैं वो निर्वाचित होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि न्यायपालिका का प्रमुख कौन है? न्यायपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो जो न्यायपालिका का प्रमुख होता है वो मुख्य न्यायाधीश होता है, सबसे बड़ा जज जो होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 25 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है वह कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में ही स्थित है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर हम लोग। 26 नंबर क्वेश्चन है कि श्रम का विभाजन किस क्षेत्र में अधिक होता है? जो श्रम का विभाजन है वह किस क्षेत्र में अधिक होता है? तो वह द्वितीयक क्षेत्र है, द्वितीयक क्षेत्र में ही अधिक होता है। और द्वितीयक क्षेत्र में क्या आता है? तो द्वितीयक क्षेत्र में उद्योग निर्माण आता है और प्रथम क्षेत्र में कृषि आ जाता है और तृतीय क्षेत्र में सेवा आ जाता है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है कि द्वितीयक क्षेत्र में क्या तात्पर्य है? द्वितीयक क्षेत्र का तात्पर्य है उद्योग। भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। द्वितीयक क्षेत्र का तात्पर्य है उद्योग से है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का पहला आधुनिक उद्योग कौन सा है। जो भारत का सबसे पहला आधुनिक उद्योग सूती वस्त्र उद्योग ही है। सूती वस्त्र उद्योग आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक चीनी मिल किस राज्य में है। जो भारत का सबसे अधिक चीनी मिल किस राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में, और बिहार में भी चीनी मिल है जो सब बंद पड़ी गई है अब। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में रेल परिवहन की शुरुआत कब हुई। जो भारत में रेल परिवहन की शुरुआत 1853 में हुई थी। 1853 में। तो भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को कोई भी डाउट हो कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। ये सब आप लोगों को ऑब्जेक्टिव समझ में आ रहा है ना। इसको समझना क्या है, याद करना है। आप लोग अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 31 नंबर क्वेश्चन है कि हरित क्रांति का संबंध किससे है। जो हरित क्रांति का संबंध है वो कृषि उत्पादन से है, कृषि में बढ़ोतरी करने के लिए। और हरित क्रांति का प्रभाव सबसे ज़्यादा किस पर पड़ा, तो उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब पर पड़ा, जिसके कारण ये क्या हुआ, इन 3 राज्यों में गेहूं की खेती बढ़ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है कि नीली क्रांति किससे संबंधित है। जो नीली क्रांति है वो मछली उत्पादन से संबंधित है। यह भी पूछता है कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, तो श्वेत क्रांति जो है वो दूध से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है कि श्वेत क्रांति का संबंध, आगे क्वेश्चन हुआ कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो दूध से उत्पादन से है। दूध उत्पादन से, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का धान का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है। भारत के धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 35 नंबर क्वेश्चन आप लोग का है कि भारत में सबसे अधिक गेहूं कहाँ पाया जाता है, कहाँ होता है। तो भारत में सबसे अधिक गेहूं होता है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गेहूं होता है भारत में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है कि रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। जो रेलवे का मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। नई दिल्ली में रेलवे का मुख्यालय है। चलिए आगे देखते हैं। कृषि जनगणना कितने वर्ष में होता है। जो कृषि का जनगणना होता है वो 5 वर्षों में होता है, हर 5 वर्ष में होता है। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 किस 2 देश शहरों को जोड़ता है। जो राष्ट्रीय राजमार्ग 44 है वह किन 2 बड़े शहरों को जोड़ता है, तो श्रीनगर और कन्याकुमारी। श्रीनगर कन्याकुमारी भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे 39 नंबर क्वेश्चन है कि सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आती है। जो सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र है वो तृतीयक क्षेत्र में आता है, क्योंकि तृतीयक क्षेत्र में ही सेवा होता है। और सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा क्या किया जाता है, सेवा ही किया जाता है। अगर आपके पास मोबाइल है तो मोबाइल आपका क्या कर रहा है, सेवा ही कर रहा है। आपका काम कर रहा है तो सेवा कर रहा है। चलिए आगे देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है आप लोग का कि भारत में विदेशी व्यापारी किस मंत्रालय के अधीन आते हैं। जो भारत के में अन्य देशों के व्यापारी आते हैं वह किस मंत्रालय के अधीन आते हैं, तो वाणिज्य मंत्रालय के अधीन आते हैं। वाणिज्य मंत्रालय। चलिए आगे देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय किससे मापी जाती है। जो राष्ट्रीय आय है वह जीडीपी में मापी जाती है, जीडीपी में। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है कि किसी देश की आर्थिक प्रगति को मापा जाता है। किसी देश की आर्थिक प्रगति, कोई देश कितना आर्थिक स्थिति मजबूत है वह किससे मापा जाता है, जीडीपी से ही मापा जाता है। जिस देश का जीडीपी सबसे अधिक होता है वह देश क्या होता है, आर्थिक रूप से मजबूत होता है। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। अगले प्रश्न पर लोग का है कि बाजार किसे कहते हैं। जो बाजार किसे कहते हैं, जहाँ सामान खरीदा जा सके और बेचा जा सके उसे बाजार कहते हैं। जहाँ हम अपने वस्तुओं को कोई अपने आवश्यकता अनुसार वस्तुओं को खरीद सकें और जो हमारे पास वस्तु है उसे बेच सके, उसे हम लोग क्या कहते हैं, बाजार कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के बाद भारत में प्रथम पंचायती योजना कब शुरू हुआ। स्वतंत्र जब भारत हो गया तो सबसे पहले पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुआ, तो 1991 में शुरू हुआ था। भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 45 नंबर क्वेश्चन है कि न्यायपालिका का कार्य क्या होता है। जो न्यायपालिका का कार्य होता है वो न्याय देना होता है, न्याय देना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में पहले राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत का सबसे पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति थे ये। 47 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का संविधान किसने बनाया था। भारत का जो संविधान है वह
संविधान सभा ने बनाया था, लेकिन इसका श्रेय किसको दिया जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दिया जाता है। लेकिन अकेले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नहीं बनाए थे, पूरा संविधान सभा ने मिलकर बनाया था। चलिए, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष। चलिए आगे देखते हैं, संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए आगे देखते हैं कि संविधान का निर्माण में प्रमुख योगदान किसका था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर था। संविधान के निर्माण में सबसे प्रमुख योगदान किसका था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के था। यह पॉलिटिकल साइंस का सभी क्वेश्चन है, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है कि भारत को गणराज्य कब घोषित किया गया था? जो भारत को गणराज्य कब घोषित किया गया था? तो जैसे ही हम लोग का संविधान लागू हुआ, भारत एक गणराज्य घोषित हो गया, अर्थात 26 जनवरी 1950 को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है कि ध्वनि प्रदूषण मापने की इकाई क्या है? ध्वनि प्रदूषण मापने की इकाई क्या है? तो डीबीए। डीबीए क्या होती है? तो ध्वनि प्रदूषण मापने की इकाई होती है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? अगर किसी क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन होता है तो उसका मुख्य कारण क्या होता है? तो ग्रीन हाउस गैस को बढ़ना। ग्रीन हाउस गैस जब बढ़ता है तो जलवायु में परिवर्तन होता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वनों की कटाई को क्या कहते हैं? जो वनों को काटते हैं उसको क्या कहते हैं? तो वनोन्मूलन कहते हैं। वनोन्मूलन कहते हैं। वनोन्मूलन कहते हैं वनों की कटाई को। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 55 नंबर क्वेश्चन है कि नर्मदा नदी किस ओर बहती है? नर्मदा नदी जो है पश्चिम ओर बहती है, पश्चिम की ओर बहती है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 56 नंबर क्वेश्चन आप लोग का कि लोकतंत्र का मुख्य आधार क्या है? लोकतंत्र का मुख्य आधार जनता ही है। जनता के बिना लोकतंत्र नहीं है। जनता ही नहीं है तो लोकतंत्र क्या है? चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस पर निर्भर करती है? जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता होती है वो न्यायालय पर ही निर्भर करती है। न्यायालय पर निर्भर करती है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है कि भारत में चुनाव आयोग एक है। जो भारत में चुनाव आयोग क्या है? तो स्वायत्त संस्था है। स्वायत्त संस्था है, वह अपना कार्य स्वतः करती है। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कब बना? जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है वह कब बना? तो 1993 में बना। इसके तहत क्या होता है कि किसी भी मानव का मौलिक अधिकारों को हनन करने पर उस पर कार्रवाई किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। और आप लोग का अंतिम क्वेश्चन है ये, मानव विकास सूचकांक HDI कौन जारी करता है? जो मानव विकास सूचकांक है वह UNDP के द्वारा जारी किया जाता है। तो यही रहा आप लोग का 60 क्वेश्चन। और ये 60 क्वेश्चन में आप लोग का कितना क्वेश्चन सही हुआ कमेंट में जरूर बताइएगा। और यह क्लास भी कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़िए। क्यों जुड़ना है व्हाट्सअप ग्रुप में? सबसे पहले देखिए, ये PDF लेने के लिए आप लोग को व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ना ही होगा। तो ये व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ कर ये सभी PDF को ले लीजिए आप लोग। देखिए सभी PDF आप लोगों के लिए बनाया गया है, बहुत ही बेहतरीन ढंग से बनाया गया है आप लोगों के लिए। तो ये सब PDF आप लोग ले लीजिए व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़कर। चलिए क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास को एक बार शेयर कर दीजिएगा और कि आपके दोस्त भी देख सकें। और जाते जाते जो आप लोग है वो लाइक जरूर कर दीजिए। क्लास को लाइक जाते जाते कर दीजिएगा। चलिए क्लास को यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं।